लखनऊ से खबर है जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर आपत्ति जताई है। धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान है। हम रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। कुछ चौपाइयों को रामचरितमानस से निकालने की मांग कर ली है। रामचरितमानस में जाति धर्म का अपमान किया गया है। बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है, यह भी कह दिया। 2024 को लेकर कहा, बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर तमाम बयान दिए और अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है उसमें जो चीज़ें हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, पहले तो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा, बड़ा विवाद हुआ। अब आप भी वही मांग कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह? आपत्तिजनक बातों को जो धर्म के नाम पर थोपा गया, वर्ग और जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया, अपशब्दों के रूप में उनको नवाजा गया, इस पर मैं घोर आपत्ति कई सार्वजनिक मंचों से भी कर चुका हूं। लेकिन सही बात तो यह है कि पहली बात, तुलसीदास जी की रामायण वो स्वांता सुखाय के लिए लिखी गई थी। बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकल वारा। इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, चौपाई सुना दिए और छंद सुना दिए, लेकिन कहना क्या चाहते हैं, इसमें बीजेपी कहां से आ गई, इसका कुछ तात्पर्य निकल पाया अनुभव? देखिए, बिल्कुल हमने पूछा उनसे, स्वामी प्रसाद मौर्य से एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, हमने पूछा भाई आपको क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं कि दोहे, चौपाई ये सब आपत्तिजनक है, कहीं न कहीं जाति, धर्म, दलित, महिला सबका अपमान है। आपको बड़े लंबे समय बाद ये चीज नहीं याद आई, आप बीजेपी में रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, तब तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, और अब लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये हम इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में जो तुलसीदास कृत है, यानी तुलसीदास द्वारा जो रचित है, उसको कह रहे हैं कि हम धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, और उसमें जो दोहे हैं, चौपाइयां हैं, उस पर जरूर आपत्ति जता रहे हैं। कह रहे हैं इसे बैन करना चाहिए, इन शब्दों को हटाना चाहिए, उसके बाद ही ये जो है ये कहीं लोगों को मिलनी चाहिए। तो अब इस तरीके की बात कर रहे हैं वो, और साफ तौर पर कुछ आपने दोहे भी सुनाए, चौपाइयां सुनाई हैं, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है। अनुभव, उस जमाने में इतने अलंकार होते थे, और अभी भी साहित्य की भाषा को समझा जाता है कि कई बार चीजों को समझाने के लिए शब्दों का हेरफेर होता है। उसमें कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है, और इससे क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही बात हमने उनसे कहा कि देखिए, संवत 1600 के आसपास कहीं तुलसीदास ने अवधी भाषा में ये लिखा, और उसमें तमाम ऐसे शब्द हैं तो अपभ्रंश हम कह सकते हैं अवधि के, और वो संस्कृत कई जगहों पर उन शब्दों को संस्कृत भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, तो उस पूरे दोहे का, चौपाई का अर्थ बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जो हिंदू मठाधीश है, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार है, उन्होंने आज तक क्यों कुछ नहीं किया। लेकिन इतना जरूर है कि वो साफ तौर पर श्री रामचरितमानस को लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, और इसको लेकर हमने ये भी पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी में आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, इसको तो बीजेपी एजेंडा बनाएगी, कहेगी कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, तो आपका जो बयान है ये पार्टी का भी बयान है। उन्होंने कहा देखिए, ये मेरा बयान है, लेकिन
पार्टी इसको समर्थन देती है तो उसका भी स्वागत है। यानी कहीं ना कहीं एक नई कंट्रोवर्सी हम कहें तो यूपी में भी अब रामचरितमानस को लेकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर ये भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि अगर सबसे बड़ा विरोधी कोई है हिंदुओं का तो वो खुद बीजेपी है। तो इस तरह के तमाम बयान वो दे रहे हैं, और खासतौर से रामचरितमानस को लेकर। तो अनुभव, कहीं ना कहीं इनको पता है कि बिहार वाला माहौल कैसा था, लाइमलाइट में बने रहेंगे और इस पूरे मुद्दे को तूल देंगे। फायदा किसका होगा इसमें? हाँ देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा है कि भाई बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो बहुत सुर्खियां बटोर ली और अब कुछ सुर्खियां बटोरी जाए, तो जानबूझकर इस तरह का भी बयान दे सकते हैं। पर आप देखिए, जो लाखों लोग जिसको मानते हो, धार्मिक मान्यता हो, जिसमें आप ये भी कह रहे हैं कि आप किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, और फिर आप ये कहीं न कहीं उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो मतलब विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है क्या? कि अब चलिए अनुभव, आपको रुक रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता। आपने क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू सुना है? उसमें मोटा मोटी वो कुछ छंद बोल रहे हैं, दोहे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है बीजेपी, और इन पर आपत्ति क्यों नहीं जताते हैं आप लोग? मुझको लगता है कि सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का कुछ राजनीतिक दलों ने ठेका ले लिया है। कभी कांग्रेस के नेता प्रहार करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जो वो अपने कथावाचक हैं बागेश्वर धाम के महाराष्ट्री, तो उनके बारे में, कभी सनातन संस्कृति के बारे में, कभी रामायण का दूसरी तरीके से प्रचार करके कहीं आरजेडी की सरकार की कोई टिप्पणी कर देता है। हिंदू धर्म सहिष्णु है, लेकिन उल्टे सीधे बयान लगाने वालों को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण जी की तरीके से 100 गलतियों को माफ करने की क्षमता तो है हिंदू में, लेकिन सनातन संस्कृति का अपमान करने वालों को यहाँ की जनता नहीं बख्शती, और खासतौर से राजनेताओं को उनका तख्ता इसीलिए पलटा है। अच्छा दिनेश शर्मा जी, आप भी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बीजेपी में रहे हैं, क्या इतना छंद चौपाई और धर्म के लिए इतना आतुर रहते थे? बातचीत आप लोगों की शास्त्रार्थ हुआ है कभी पार्टी के भीतर? उनको पूछना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ क्यों आए? अगर आप बीजेपी के साथ आए थे तब ये छंद याद नहीं था क्या? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कभी आप लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात में, क्योंकि पार्टी के भीतर तो हर तरीके से वक्त बिताया जाता है, कभी पता लगा हो कि इतनी गंभीर रुचि है दोनों में? अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि ढोल गवार सूद पसनारी क्या बोलते हैं, ताड़ना, सकल ताड़ना, तो सकल ताड़ना का अर्थ है कि उनकी विशेष देखरेख की जरूरत है, उनको विशेष सहानुभूति और उसकी सुरक्षा की जरूरत है। संदर्भ अलग करके रामचरितमानस जिसने सबरी के और राम जी के संबंधों को उजागर किया, उस रामचरितमानस में जिसमें आदिवासी भील की सेना के साथ उन्होंने जाना पसंद किया, बल्कि अपने अयोध्या की क्षत्रिय सेना जो उनकी बहादुर सेना थी उसके साथ ना जाके उन्होंने जटायु को, रीछ को, बानर को, बालू को, इनको आदिवासी को इकट्ठा किया उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन। लेकिन दिनेश शर्मा जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे में जहां एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव की झड़ी लगी रहती है, इतने सारे मुद्दे हैं, और इसमें से रामचरितमानस को पढ़ने के लिए हमारी जनता के पास, ठीक है, फिर से रामानंद सागर से लगाए तमाम शास्त्र हम लोग खंगाल लेंगे, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर राजनीति होगी? कोई पुराना सा दोहा चौपाई लेके आएंगे, उसका मतलब निकालेंगे, फिर तो अनंत काल तक चलेगी ये बहस। कुछ तथाकथित वोट के भूखे लोग हैं, वोट की राजनीति करना उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, और जनता से नकारे जाने के बावजूद उनके कुछ नेता हैं जिनको सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कांग्रेस, सपा, बसपा के उन नेताओं के विरुद्ध उनके दल के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए कि वो सनातन संस्कृति के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। इस निरपेक्षता का मायने ये नहीं है कि आप एक धर्म के आप गाली देते रहो। कभी कहो राम अस्तित्व में नहीं थे तो रामचरितमानस में गलत व्याख्या हो गई। मनोज जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता, जरा समझाएं कि ये क्या कहना चाह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके कलीग हैं, आपके साथ काम करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? और ये दिनेश जी का भी आरोप यही है कि क्यों एक धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, धर्म आस्था का विषय है, और आस्था पर किसी तरह का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे हमेशा कहते हैं कि आस्था हमेशा विश्वास से चलती है,
लेकिन किसी भी अगर किसी पुराण में या किसी साहित्यिक विषय में अगर कहीं कोई ऐसी चर्चा करी गई हो जो दलित, वंचित और पिछड़े समाज और माता बहन के खिलाफ हो, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार की गुंजाइश मनोज जी होनी कैसे चाहिए। कौन सिद्ध करेगा? इतना पुराना ग्रंथ और कौवा कान लेके जा रहा है, और उस जमाने में इतने अलंकार इस्तेमाल होते थे। आपको लगता है कि ये सही इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा तुलसीदास के अलावा? मैं समझता हूं कि आप एक विदुषी पत्रकार हैं और सभी को हर जगह एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि चेंज इज द लॉ ऑफ द लाइफ। मनोज काका जी, विदुषी और विदुषी, आपका हर वोटर विदुषी हो या विदूषक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके की बयानबाजी से जो एक पब्लिक फिगर है, आपकी पार्टी का एक सम्मानित नेता है, बड़ा नेता है, वो ऐसे चौपाई सुना करके सवाल उठाए तो दूसरे पक्ष के लोग क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि संविधान के प्रस्तावना में जो सभी को अवसर और प्रतिष्ठा के समता की बात करी गई है। दिनेश शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद। दिनेश जी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में अगर किसी को अवसर और प्रतिष्ठा की समता न मिले, समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म को ठीक करने का ठेका मिल गया है और ये विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि 85% हिंदू अगर एक हो गया और उसने इनको पूरी तरीके से नकार दिया तो हमें समझता हूँ सबका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हिंदू हमेशा और इनको सोचना चाहिए कि उनकी भावनाओं का आदर करें। ये सही है, मुसलमान से नहीं चलता। मैं डिबेट के लिए नहीं आया हूँ। अगर एंकर से मैं अनुरोध करूंगा या तो आप मेरा नहीं दिनेश जी, क्योंकि देखिए आमने सामने बात कर लीजिए ना, क्योंकि वही सवाल घूम फिर के हम आपसे पूछेंगे। दिनेश जी, वंचित को, महिलाओं को आप शब्द कहा जाए अगर किसी तरह से, तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे अब आप ये बात बताएं। अब तो दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, आपके सवालों का वो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मनोज काका जी, वो बड़े आदमी हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो सभी समान हैं। हम तो एक गरीब से गरीब, एक हक के हाशिए पे खड़े, सबसे हम जवाब देने को तैयार हैं। हो सकता है वो ना देते हो, बड़े लोग हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को इस देश में समान अवसर है, सभी को समान। मैंने आपसे कहा कि संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया कि सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समता हो, लेकिन इसमें आप चौपाई लेकर के आ रहे हैं। आपको अभी अभी पता है बिहार का ताजा वाला पड़ोस का मामला ऐसा है जिसकी वजह से इतना तूल पकड़ा। मैं कह रहा हूँ, मैंने ना कोई चौपाई कही ना कुछ, मैं तो बात कह रहा हूँ जी, मैं समझता हूँ कि उससे आप भी सहमत होंगी कि इस देश में सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त होनी चाहिए। किसी साहित्य में कहीं भी दलित, पिछड़े, वंचित, माता बहन के खिलाफ कोई भाषा या अभद्र व्यवहार क्या करिएगा आप? नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप और आपकी पार्टी को वो भाषा सही नहीं लगती, अब क्या करिएगा आप? अरे हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता ने तो बड़ा सवाल खड़ा किया है आज कहा है उन्होंने कि इस देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हक के हाशिए पर जो वंचित तबका है उसकी संख्या जाने बगैर सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम कैसे चलाया जा सकता है? हमारा नेता तो शानदार, देश की सदन से लेके हर जगह कह रहे हैं। ठीक है, आपके नेता शानदार बात तो कहते हैं, लेकिन किसी दोहे और चौपाई के कंधे पर ये रख के अपनी जनता के मुद्दे रखे जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? खासकर अगर चौपाई दोहों पर ही राजनीति चलती रही तो राजनीति होगी या शास्त्रार्थ, ये तो तय करना पड़ेगा ना। मनोज काका जी, मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि सत्यनाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो दोहा बहुत सारे हैं, जब दोहा और शास्त्रार्थ पे बात होगी तो समाजवादी लोग उस पर भी आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनोज काका जी, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो दोहे का जवाब दोहे से दे गए, बाकी जनता समझती रहेगी कि अब छंद चौपाइयों में राजनीति होगी या फिर जनता के मुद्दों पर बातचीत होगी। कहना क्या चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं ये भी समझने वाली बात हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहे बीपी गंगा के साथ। बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या का आरोप उसके लड़के पर लगा है। बताया जा रहा है कि महिला ने पढ़ाई के लिए अपने बेटे को फटकार लगाई तो उसने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना शहर कोतवाली के क्षेत्र फूलनपुर इलाके की है। फिलहाल पुलिस हत्या आरोपी बेटे की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज चुकी है। लेकिन चौंकाने वाला वाकया कि पढ़ाई के लिए मां ने बेटे को फटकार लगाई तो बेटे ने मां की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। गाजीपुर से यह बड़ी खबर।
उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मम्मी उसे समय समय पर डांट देती थी, एक आध बार पिटाई भी करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर उसके द्वारा वहीं अपना सिलबट्टे का जो सिल होता है उसे उठा के अपनी माँ के सिर पर दे मारा, जिससे कि उसे गंभीर पाती हुई उनके सिर में, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। एक गंभीर घटना है और थोड़ा सा आदमी को सोचने पे ही मजबूर करती है कि सामाजिक प्रवेश की ओर जा रहा है, लेकिन अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। उसमें किशोर न्यायालय में उस बच्चे को प्रस्तुत किया गया है। सोनभद्र में नदी की धारा मोड़कर बालू का अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। एनजीटी के निर्देश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बालू खनन के लिए नदी की धारा को रोककर बनाया गया अस्थायी पुल। बड़ी खबर सोनभद्र से। कोरगी नदी है, जिस नदी में मशीनों से बालू का अवैध खनन हुआ है। बालू खनन पर सोनभद्र प्रशासन की चुप्पी। बड़ी खबर सोनभद्र से। कोरगी नदी में मशीनों से अवैध बालू खनन की ये तस्वीरें, ये वीडियो आपके सामने है। धड़ल्ले से एनजीटी के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन्हें ताक पर रख करके दिन दहाड़े अवैध बालू खनन का ये मामला सोनभद्र से सामने आया है। कोरगी नदी है जिसमें धारा को मोड़ करके अवैध खनन चल रहा है। तो दिन दहाड़े अवैध खनन पर कार्रवाई कब, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा सवाल पूछता है, मामले में अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? अनजान क्यों है सोनभद्र प्रशासन? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है? जब ये वीडियो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, क्या अधिकारियों के पास जो वहीं पर ड्यूटी पर है, तैनात है, उनको कुछ नहीं पता? एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है तो एक्शन क्यों नहीं है? और किसकी मिलीभगत से अवैध खनन इतने खुलेआम दिन दहाड़े धड़ल्ले से हो रहा है, इसका अंदाजा लगाइए आप। बड़ी खबर आगरा से है। ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश हुई है। दुकानदार का विरोध और उसके बाद बदमाश भाग निकले। गहने लेकर भागते हुए बदमाश जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में वो साफ दिखाई दे रहे हैं। भागने की कोशिश करते हुए पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब जांच में जुट गई है। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। चलिए फुटेज देखते हैं, अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से छीना झपटी चल रही है। लेकिन बावजूद इसके ये बदमाश गहने लेकर भागते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। काउंटर के इस पार दुकानदार है, दूसरी तरफ वो शख्स है, और हिम्मत देखिए, सीसीटीवी है, सब कुछ है, बावजूद इसके ये छीना झपटी करके गहने को लेकर भागता हुआ साफ नजर आ रहा है। थाना लगता है जगदीशपुरा, जहां ये दुकान है, वहीं का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। आम ग्राहकों के बीच में ये आदमी आता है, मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है, और किस तरीके से गहने को छीनता हुआ, झपटता हुआ, भागते हुए निकल जाता है, यह फुटेज सामने है। आगरा के जगदीशपुरा थाना का यह मामला। ज्वेलरी शॉप है, आम ग्राहकों के बीच में यह शख्स मुंह पर रुमाल बांधे आता है। दुकानदार कोशिश करता है इसे पकड़ने की, इसके चेहरे से रुमाल को हटाने की, लेकिन बड़ी तेजी से छीना झपटी करता हुआ यह बदमाश दुकान से बाहर की ओर भाग जाता है। हालांकि दुकानदार भी पीछा करने की कोशिश कर रहा है, ये देखा जा सकता है इस फुटेज में। खबर मेरठ से है। खतौली में धन्यवाद सभा में गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला, जहां भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पलटवार किया है। गाड़ियों में खुद ही तोड़फोड़ की साजिश रची गई। जनसभा में अपशब्द कहकर झगड़े की प्लानिंग की गई। चंद्रशेखर आजाद मदन भैया के काफिले पर तोड़फोड़ हुई थी। इसे लेकर के अब नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी से विधायक है, उनका यह कहना है कि खुद से ही खुद की गाड़ियों पर हमला करवाया। जो धन्यवाद सभा थी उसमें अपशब्द बोलकर भड़काने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो सपा नेता ने बताया, उसकी ऑडियो मैंने दी थी मीडिया को। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के तहत दंगा कराने की साजिश है, और उन लोगों ने ये कहा है कि विकास के मोर्चे पर सरकार को घेरा नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग विभागों के अंदर घुसाए जाएं और लोगों के बीच में एक माहौल पैदा करें। ये जो घटना हुई है खतौली में, और ये जो विधायक जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला किया गया, सारे लोग जानते हैं। क्या एसएसपी मुजफ्फरनगर को मालूम नहीं है? पूरी तरह से सब बात मालूम है। जिस तरह उस सभा में एक समाज के लिए वहाँ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वो तो गांव के लोग बहुत समझदार हैं, छत्तीस बिरादरी ने इनकी बात को नकारा और जब ये उसमें कामयाब नहीं हुए तो दंगा कराने के लिए अपनी गाड़ियों में खुद पत्थर मार के तोड़ दिया, जिससे कि वहाँ माहौल बिगड़ जाए और वहाँ आपस में झगड़े हो जाएं समाजों के बीच में। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस की टीम ने नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लोदिया बेरिया के पास चेकिंग के दौरान करीब 2.5 किलोग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करों के पास से इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तस्करों के पास से जब्त चरस की कीमत 2.5 लाख से ज्यादा की आंकी जा रही है। पकड़े गए तस्करों के नाम जीवन सिंह, प्रकाश सिंह बिष्ट है, जो नैनीताल के धारी ब्लॉक के परवड़ा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों का इतिहास खंगालने में जुटी है। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया और जिनसे कुल लगभग 2.5 किलो चरस बरामद हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। और इसमें जो दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं वे धारी नैनीताल के रहने वाले हैं। तो इनसे अभी हमने इनको अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अभी और छानबीन की जाएगी। और जो इन्होंने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है इस तस्करी के द्वारा तो वो संपत्ति के जब्तीकरण का भी कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से खबर है, बिजली के तार की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिजली के तारों की चोरी करने वाले 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पकड़े गए लोगों के पास से कार, बाइक, कैंटर बरामद किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से बिजली लाइन काटने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। ये देखिए आप, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो बिजली के तार बिछाए जाते हैं उस पर हाथ साफ करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।